अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, योर मोस्ट वेलकम एट द मेजर कलसी क्लासेस। आप सभी का मेजर कलसी परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं अभिषेक द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आइए आज इस करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ेंगे उन सारी चीजों के बारे में देखते हैं। और उससे पहले आपको एक चीज बता दूं, अपने पेन और पेपर लेकर के बैठ जाइएगा। 10 क्वेश्चंस होंगे, इन सारी समरी पे बेस्ड आपको आंसर्स करने होंगे उन 10 क्वेश्चंस की। देखते हैं कि मैक्सिमम स्कोर कितने लोग कर पाते हैं आउट ऑफ 10 to 10। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। टुडेस टॉपिक के अंतर्गत वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, जैसा कि इस वीक के अंतर्गत वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे टॉप 10 रहा है और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या थीम थी इस बार वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की, इसके मनाने की शुरुआत कब से हुई और इसकी सपोर्ट में कौन सी यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड एक तय किया है और एक नया लैंडमार्क सेटअप तय किया है रोड कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत। नितिन गडकरी जी ने अपने अनाउंसमेंट में भी यह बात कही कि कौन सा रिकॉर्ड हमने तोड़ा है, किस देश को हम लोगों ने पीछे किया है रोड कंस्ट्रक्शन के मामले में, वो सारी चीज को डिस्कस करेंगे। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का अभी हाल ही में परीक्षण किया गया, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और हमारे यहाँ मैक्सिमम दूरी की जो अग्नि सीरीज की मिसाइल है वो उसकी रेंज कितनी है उसके बारे में भी अप्रोक्सीमेटली डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारी चीजों का हम लोग डिस्कशन करेंगे। नाउ मिताली राज के बारे में डिस्कस करेंगे, इनके अनाउंसमेंट, इंटरनेशनल कैरियर के बारे में डिस्कस करेंगे और रिसेंट की इनके अनाउंसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड वाइड, अगर हम बात करते हैं कि पूरी दुनिया के देशों में सबसे बेहतर रैंकिंग किसकी रहेगी और किन किन मेजर्स पे, किन किन पॉइंट्स पे एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स को कैलकुलेट किया गया है, वो कौन कौन से फैक्टर है जिसके बिहाफ आप पे इंडिया इतना नीचे के पायदान पे खिसक गया है। आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करेंगे, फिर इसके बाद वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की बात करेंगे, इसके बाद विराट कोहली के फैन फॉलोइंग्स की बात करेंगे और भारत के पहले ऐसे क्रिकेटर के तौर पे आप कह लें या कह लें कि स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के तौर पे जिनके सबसे अधिक फॉलोअर्स बने हैं, अब कहां पे बने हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। इस संप्रति एक्सरसाइज की बात करेंगे जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है ना अपकमिंग इसी मंथ में होने वाली है, और वो अगर मैं बात करता हूं तो किस वे से इंपॉर्टेंट है इंडिया और बांग्लादेश के लिए मिलिट्री एक्सरसाइज, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आगे नासा के डेवेंसी मिशन के बारे में बात करेंगे, अवनी लेखरा जी के बारे में बात करेंगे, अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। 75वां साल भारत मना रहा है अपना 75 इयर्स आजादी के, तो आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत और बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ वर्ल्ड ओशन डे जो कि 8 जून को मनाया जाएगा ना, और मना दिया गया, क्लियर है, जब आपकी वीडियो पब्लिश होगी तो मनाया जा चुका रहेगा। एशियाज लार्जेस्ट जो सोलर पैनल की बात है वो कहां पे लगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। महाराष्ट्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में बात करेंगे, क्या नई चीजें ऐड ऑन हुई हैं उसके बारे में। एयर स्पोर्ट पॉलिसी इंडेक्स, मिलिट्री इक्विपमेंट्स वर्थ ₹76,390 करोड़ की डील की गई है, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ और किस कंट्री ने करी है, ये सब डिस्कस करेंगे। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स लिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो आइए आज अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जितने टॉपिक्स आपने देखे उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस। सबसे पहला एजेंडा आपका टॉपिक है हमारे पास वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को इसकी जो मनाने की पेरेंट एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, UNEP है सपोर्टिंग एजेंसी। और अगर हम बात करते हैं तो इन्वायरमेंट का मतलब यह है कि आपका जो पर्यावरण है, परिधन आवरण, आपके सरकमफ्रेंस में जो आवरण है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कहीं ऐसे तो कोई एजेंट नहीं है जो उसको प्रभावित कर रहे हैं। इन सारी चीजों को लेकर के अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इस बार 2022 में 50वां विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया। अब इसके साथ साथ अगर बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक बात को समझिएगा, व्हाट वाज द थीम ऑफ 50th वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, 50वें, तो थीम क्या थी इस बार की? थीम की बात करेंगे ओनली one earth, only one earth. What the mean of only one earth? It means we have to secure our planet.
ना, मतलब हमको अपने चारों तरफ के सरकमफ्रेंस में जो हमारा आवास है उसको सुरक्षित व्यवस्थित करना है इकोसिस्टम के तौर पे। दूसरी चीज याद रखिएगा, 2022 का जो थीम रहा है वो याद रखिएगा, थीम रहा है ओनली वन अर्थ, फोकसिंग ऑन द नीड टू लाइव सस्टेनेबली इन द हार्मोनी विद द नेचर, मतलब सहजता के साथ जो प्रकृति है उसके साथ रहना है, उसके साथ छेड़खान बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात और क्या निकल करके आती है यहां पे, जो चीज निकल करके आती है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन द 5th जून, मतलब मैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की बात कर रहा हूं तो इट वाज ग्लोबली रिप्रेजेंटेशन, यानी कि 5 जून को द डे observed to raise the awareness about the protecting the environment and the remind people not to take nature granted। क्लियर है, ये जो हमारा परिवेश है यही हमारे विकास का प्रमुख कारण है, तो इस परिवेश को बिल्कुल गंदा नहीं कर सकते। यानी कि अगर बात करी जाए तो पहला फोकस ये है और रेज द अवेयरनेस अबाउट द प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, किस तरीके से इन्वायरमेंट का, पर्यावरण का संरक्षण किया जाए, इसके अवेयरनेस के लिए ही वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव और थीम ये। अब आप कह सकते हैं इट इज द बिगेस्ट इंटरनेशनल डे फॉर द इन्वायरमेंट, द यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम is nodal agency that organizes and support the event across the world। अब UNEP का फुल फॉर्म क्या है, आपसे यह पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNEP। अब UNEP के बारे में आइए डिस्कस करते हैं। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यह किसका फुल फॉर्म है, UNEP का। किसका है बेटा, UNEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इट वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर ऑफ 1972। In which year it was formed? It was formed in the year of 1972. Clear to everyone? Now further, if we talking about, अगर मैं आगे की बात करता हूं, तो यहां पे आप एक चीज को देखिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ UNEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहां पे है, केन्या के नैरोबी में। कहां पे है बेटा, केन्या के नैरोबी में। कहां पे, केन्या के नैरोबी में। यह कौन सी कंट्री के अंतर्गत आता है, केन्या। कहां पे बेटा, केन्या के नैरोबी में। और इसके एस्टेब्लिशमेंट कब की गई थी, 1972 में। क्लियर है, चलिए आगे की ओर मूव ऑन करते हैं और कुछ बातों को डिस्कस करते हैं। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है थीम, और ये जो बिगेस्ट इंटरनेशनल डे फॉर द इन्वायरमेंट है उसको अगर मैं बात करूं तो कौन सी नोडल एजेंसी जो है ऑर्गेनाइज और सपोर्ट करती है या वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को, तो वो सपोर्ट करती है यूनाइटेड नेशंस, UNEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, UNEP, जिसकी स्थापना 1972 में की गई और जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है, केन्या के नैरोबी में। ये बात क्लियर है, आई होप एवरीवन हैव टू द क्लियर राइट नाउ। ठीक है, अब मनाने का कारण आप सबको पता है, मनाने का कारण। अब ये प्रश्न और आ सकता है, व्हाट वाज द फर्स्ट टाइम, और कब से शुरुआत हुई, तो इट वाज द ईयर द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे वाज फॉर्मुलाइज्ड विद द फर्स्ट हेल्ड इन द 1973। When was the idea finalized? In which year? 1973 में। तो दो बातें याद रखिएगा, इस बार का थीम क्या रहा है, थीम आप सबको पता है कि सिर्फ और सिर्फ एक लाइन सिंपल सी है, ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ, ये थीम रही है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको सपोर्ट करने वाली नोडल एजेंसी कौन सी है, UNEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब की गई, 1972 में। इसका हेडक्वार्टर कहां है, केन्या के नैरोबी में। इस बार 2022 में कौन से नंबर का वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया, 50वां, 50th। ठीक है, क्लियर है, 2022 में। कब मनाया जाता है, 5 जून को। ठीक है, थीम, डे और कौन से नंबर का एडिशन है इस बार, दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब ऐसे कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या इस प्रकार का NDSCDS पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस नहीं बचता जो आपको दिक्कत करे और आप जिसको ना कर पाए। ठीक है भाई, क्लियर टू एवरीवन। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और आ सकता है कि इस बार का
जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है इसको होस्ट करने वाली कौन सी कंट्री है? इसकी होस्टिंग जो कंट्री है वो है स्वीडन। कौन सी कंट्री इसको इस बार होस्ट कर रही है? इस बार जो कंट्री होस्ट कर रही है बेटा 2022 का, स्वीडन इस वर्ष का मेजबान है और इसका विषय केवल एक ही पृथ्वी है। ठीक है, केवल एक ही पृथ्वी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। NHI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHI इसका फुल फॉर्म है किसका बेटा? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये इस वीक में ट्रेंड में है। व्हाई? इस वीक में ये ट्रेंड में क्यों है बेटा? आपको बताऊं, बिटुमिनस कंक्रीट रोड का निर्माण 5 दिन के अंतर्गत 3 जून को कार्यक्रम शुरुआत हुआ। अगर हम बात करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 3 जून को काम शुरुआत हुआ और विद इन अगर मैं बात करता हूं 105 घंटे 33 मिनट में उस काम को अंजाम दे दिया गया। यानी कि भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि 75 किलोमीटर की रोड बनाई गई। ठीक है, और कितने घंटों में बेटा? 105 घंटे एग्जैक्ट 33 मिनट्स में। ठीक है, और बिटुमिनस कोल के कंक्रीट की रोड का निर्माण कराया गया, वो भी अगर बात करी जाए तो अंडर द एक्सीलेंसी ऑफ द नितिन जयराम गडकरी के अंतर्गत। ठीक है, जो कि मिनिस्टर है, रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर हैं ट्रांसपोर्ट एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं। और इसकी अब NHI की बात करता हूं तो NHI की स्थापना कब हुई? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1988 में हुई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, अलका उपाध्याय चेयरपर्सन है। यह जानने वाली बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस रिकॉर्ड को सबसे पहले सेटअप किसने किया था? किस कंट्री ने? कतर ने सेटअप किया था और हमारी कंट्री ने कतर के रिकॉर्ड को इसी महीने में ब्रेकअप कर दिया। मतलब तो जो जून का महीना है, जून 2022, उसमें हमने इसको ब्रेक कर दिया और फास्टेस्ट पूरी दुनिया में हमने मतलब 105 घंटे 33 मिनट में 75 किलोमीटर की रिकॉर्ड तोड़ सड़क का निर्माण किया है। और इसके लिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो पार्टिसिपेटिंग थे वो थे अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं 720 पीपल्स। क्लियर है भाई बात? चलिए मूव ऑन करते हैं इसके बारे में डेटा में। तो सारी चीजें मैंने आपको बता ही दी। हाँ, ये जरूर क्वेश्चन अगर बहुत ज्यादा डीप में जा सकता है तो इसके लिए जो बिटुमिनस कंक्रीट का निर्माण किया गया है रोड का, इसके लिए अगर बात करा जाए तो NHI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एक जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है राजपाथ इंफ्राकान प्राइवेट लिमिटेड के जो इंजीनियर्स हैं, ठेकेदार हैं, उनको काफी कांग्रेचुलेट किया नितिन जयराम गडकरी साहब ने। ठीक है, और हमने कतर जो देश है उसके द्वारा बनाए गए इस रोड के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो एक माइलस्टोन सेट किया गया है भारत में और इस कहे नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी इसमें काफी कंट्रीब्यूट किया है, जिसकी फाउंडेशन रखी गई थी 1988 में। तो दिस इज द ट्रिमेंडस वर्क डन बाय द अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द ट्रांसपोर्टेशंस। क्लियर है भाई बात? यहां तक आगे की ओर मूव ऑन करते हैं ना। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं तो अब हमारे पास अगला है, इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड द न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल इन ओडिशा। अब अग्नि 4 सीरीज, अग्नि 1 2 3 4 5 6, अंडर द 6 अग्नि 6 पे हम लोग वी आर वर्किंग ऑन इट ना, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। फाइनली जो इसकी रेंज बता दी गई है वो बताई गई है कि 12,000 किलोमीटर तक है। यानी कि स्टार्टिंग अग्नि 1 से आज हम दुनिया के ऐसे देशों में शुमार हो चुके हैं जिनके पास हाईएस्ट रेंज ऑफ मिसाइल्स है, यानी कि 12,000 किलोमीटर। अब अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का जो प्रक्षेपण किया गया वो किया गया उड़ीसा, और उड़ीसा में पहले उस स्थान का नाम था व्हीलर आइलैंड और बाद में इसका नाम बदल करके अगर कहूं तो 2015 में एपीजे अब्दुल कलाम की याद में इसे नाम दे दिया गया एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। आइए इन सब सारी चीजों के बारे में देखते हैं। अ क्विक डिस्कशन अबाउट दिस वन। इंडिया हैज सक्सेसफुली executed a nuclear capable Agni 4 ballistic missiles from the APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। अब एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड की बात हो रही है। आप कलाम साहब आप जानते हैं फर्स्ट साइंटिस्ट हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना। दूसरी चीज याद रखिएगा, इसे पहले व्हीलर आइलैंड भी कहा जाता था। इसे पहले क्या कहा जाता था? व्हीलर आइलैंड भी कहा जाता था। आई होप सभी को क्लियर होगा। व्हीलर आइलैंड कहा जाता था। वर्तमान समय में कहा? उड़ीसा ना, ईस्ट कोस्टल एरिया। ठीक है,
उड़ीसा। द मिसाइल हैज द रेंज ऑफ अराउंड 4000 किलोमीटर्स। कितने किलोमीटर? 4000 किलोमीटर्स अर्लियर। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड एंड एक्सटेंडेड रेंज वर्जन ऑफ द ब्रह्मोस सुपरसोनिक। आपको बता दूं यहां से अन्य मिसाइलों का भी टेस्टिंग किया गया है, ब्रह्मोस का किया गया है, अग्नि का किया गया है, आकाश का किया गया है, ठीक है। दूसरी चीज, version of BrahMos supersonic cruise missile from a Sukhoi fighter jet. It was the first launch of extended range version of a BrahMos missile from Su-30 MKI aircraft. ठीक है, ऐसा हमने किया है। यानी कि अगर हिंदी में बात करेंगे तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अब हम बात करते हैं अग्नि की। अग्नि सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो अग्नि मिसाइल्स फैमिली ऑफ मीडियम। आपको बता दें अग्नि हमारे यहाँ जो नेचर के 5 एलिमेंट्स बताए गए हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा ना, ये एलिमेंट्स हैं नेचर के, तो इनके आधार पे मिसाइल्स के नाम रखे गए। ठीक है, हमारे यहाँ जो हाईएस्ट रेंज की मिसाइल है वो अग्नि 6 है। ठीक है, अग्नि 6 हमारे यहाँ हाईएस्ट रेंज की मिसाइल है। अब देखिए मिसाइल्स के निर्माण में, कंस्ट्रक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले आउट आल्सो किया जाता है डीआरडीओ के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? डीआरडीओ के द्वारा। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं डीआरडीओ के बारे में, थोड़ी सी जानकारी अगर लेना चाहें तो डीआरडीओ जो है हमारे यहाँ का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1958 में हुई। इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? नई दिल्ली में। कहां पे है? नई दिल्ली में। ठीक है, और इसके अगर चेयरमैन की बात करी जाए, चेयरपर्सन की मैं बात करता हूं तो चेयरपर्सन कौन है? जी सतीश रेड्डी साहब। कौन है बेटा? जी सतीश रेड्डी साहब। आपको ये बातें इतनी बार बता दी गई होंगी सतीश रेड्डी साहब कि आपको ये चीजें रट सी गई होंगी दिमाग में। आप सबको पता होगा हमारे यहाँ का जो है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब की गई? 1969 में की गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है ना। और इसके वर्तमान समय चेयरपर्सन जो है वो है कौन? एस सोमनाथ। कौन है बेटा? एस सोमनाथ। अब बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आइए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मूव ऑन करते हैं। अब एक खास बात, अग्नि एक तो एलिमेंट है, पहली बात हमारे नेचर का अग्नि क्या है? एलिमेंट है, और इसी के बिहाफ आप में इसको बनाया गया है। दूसरी चीज हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ जो अभी रिसेंट में अगर हम बात करते हैं तो हमने ब्रह्मोस को भी अपग्रेडेड किया है, ब्रह्मोस मिसाइल्स को। और वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ एक डिमांड आ रही है नंबरिंग कंट्रीज की, पड़ोसी देशों की, कि वी नीडेड अ ब्रह्मोस। और ब्रह्मोस को हमने रसिया के साथ मिलकर के बनाया है। और नाम कैसे पड़ा? जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके नाम पर, और रूस की मस्कवा नदी के नाम पे उसका ब्रह्मोस नाम पड़ा। ठीक है भाई। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये निकल करके आती है, द अग्नि मिसाइल इज अ फैमिली ऑफ मीडियम टू इंटरकंटिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स डेवलप्ड बाय द इंडिया, नेम्ड आफ्टर वन ऑफ द 5 एलिमेंट ऑफ द नेचर। अब अग्नि का नाम जो है हमारी प्रकृति के ही आधार पर पड़ा है, 5 एलिमेंट्स ऑफ द नेचर, प्रकृति के 5 तत्वों के आधार पे। अग्नि मिसाइल्स लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स। द फर्स्ट मिसाइल ऑफ द सीरीज वाज Agni was developed under the Integrated Guided Missile Development Program (IG). ये टेक्नोलॉजीज की मैं बात कर रहा हूं। इंटीग्रेटेड IGMDB, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम 1989। कब किया गया? 1989 में। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम साहब को। किसे कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम साहब को। आफ्टर इट्स सक्सेसफुल अग्नि मिसाइल्स प्रोग्राम वाज सेपरेटेड फ्रॉम द IGMD अपॉन रियलाइजिंग इट्स स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। द फैमिली कंप्राइजेस द फॉलोइंग। यानी कि अग्नि 6 मिसाइल्स की सारी रेंजिंग को आपके सामने दिया गया है। ये आपके सामने भारत में जो हमारा प्रोग्राम है उसके अंतर्गत ये 12,000 तक हमने स्टार्टिंग कब से करी? हमने स्टार्ट किया अपना रेंज 700 से, और टेक्नोलॉजी MRBM से स्टार्ट किया, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से। और आज हम लोग कौन सी मिसाइल बना रहे हैं? इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तक पहुंच चुके हैं। मतलब आप समझ पा रहे हो कि छोटी टेक्नोलॉजी शुरू करके आज हम अपने आप को बड़े स्तर पर पहुंचा पाए हैं। यानी कि 700 से लेकर के 12,000 किलोमीटर तक की दूरी तय करने में लगभग अप्रोक्सीमेटली 1989 से ये प्रोग्राम शुरू हुआ, और आज 2022 तक हम इसको अचीव कर पाए। अभी भी अग्नि 6
अंडर डेवलपमेंट प्रोसेस के अंतर्गत है, पूर्णतः अंडर डेवलपमेंट है, जैसा कि यहां पे लिखा भी होगा, पूर्णतः कंप्लीट फॉर्मेट में हमारे पास अवेलेबल नहीं है, मतलब अंडर प्रोसेस में है अभी। ये है आपकी सीरीज। पहले हम लोग एमआरबीएम टेक्नोलॉजी पे काम किए, शुरुआत के 2 मिसाइल। एमआरबीएम का मतलब है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। फिर इसके बाद आईआरबीएम टेक्नोलॉजी पे काम किए, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। फिर इसके बाद हम आईसीबीएम पे काम किए, इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पे काम किए। तो यानी कि इंटर बैलिस्टिक मिसाइल की शुरुआत हमारी अग्नि 5 और 6 हैं। इंटर कंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो शुरुआत हुई वो हुई हमारी 5th और 6th जनरेशन अग्नि को लेकर के। ठीक है भाई। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है बेटा? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम साहब को। बहुत बड़ा योगदान है। शायद इसी की याद को लेकर के उड़ीसा में जो हमारी मिसाइल टेस्टिंग रेंज हुआ करती थी, फायरिंग रेंज हुआ करती थी, उसका नाम व्हीलर हुआ करता था। ठीक है, अंग्रेज अधिकारी के नाम पे था, उसको 2015 में बदल करके कर दिया गया। क्या कर दिया गया बेटा? एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड। ये सच्ची उनके लिए एक सहानुभूति है हम लोगों की। चल आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। तो ये बेसिक सारी चीजें हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। अब अगला मूवमेंट, अगला प्रोसेस आपके सामने है। मिताली राज की इमेज है आपके सामने और क्रिकेटर दिग्गज मिताली राज ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी और एक ट्रेमेंडस मतलब मैं कहूं तो वुमेन क्रिकेटर के रूप में इनकी शुरुआत रही और अपने पूरे लाइफ में क्रिकेट की जर्नी में बहुत ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस पेशकश करी। एज अ वुमेन कैप्टन इन्होंने बेस्ट खेला भारत देश के लिए। चलिए आगे बात करता हूं। मिताली राज वॉज बोर्न इन दिसंबर 3rd 1982 और ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानकारी रखिए थोड़ा सा। इंडियन एयरफोर्स, इनके जो पिताजी थे ना एयरमैन इन द इंडियन एयरफोर्स में थे और मदर इज अ लीला राज। मिताली राज इज द ओनली फीमेल क्रिकेटर टू द सरपास द 7,000 रन मार्क इन द वुमेन्स वनडे इंटरनेशनल मैच। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट आपके मन में जरूर आना चाहिए। 7,000 रन मिताली राज के पास, ओनली फीमेल क्रिकेटर टू द सरपास 7,000 रन। मिताली राज इज द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर द 7 कंसेक्यूटिव 50s इन ओडीआई, मतलब 7 बार लगातार 50 मारने वाली ओडीआई में। फिर इसके बाद शी हैज आल्सो होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट हाफ सेंचुरीज इन द ओडीआईज, मोस्ट हाफ सेंचुरीज इन ओडीआई। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। इन जून 2018 मिताली राज बिकेम द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम इंडिया टू स्कोर 2,000 रन इन T20s। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम इंडिया scored 2,000 run in T20s and also became the first woman cricketer to reach 2,000 T20 runs. पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूं। Became the first woman cricketer to the reach 2,000 T20 runs. Mithali Raj is the only female player to have to captain the Indian cricket team in more than one ICC ODI World Cup final. मतलब एक से अधिक बार इन्होंने वर्ल्ड कप की मेजबानी के तौर पे कैप्टन के रूप में पार्टिसिपेट किया। दिस इज द ट्रिमेंडस परफॉर्मेंस फॉर अस एंड एज वेल एज मिताली राज। अब आइए आगे बात करते हैं। 2022 में पर्यावरण प्रदर्शन के मामले में भारत दुनिया में सबसे खराब स्थान पर रहा है। अब ये बात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बनाए अभी शुरू में 5 जून को ना, 5 जून को मनाए और 50वां वर्ल्ड डे मनाए और आगे अभी हम यहां पे पढ़ रहे हैं कि इंडिया का सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस रहा। अब आपको बता दूं टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग आर 118 एंड द इंडिया having a lowest score in all the countries. These parameters on the basis of 40 कारकों के आधार पे यह डिसाइड किया गया कि कौन सा देश टॉप पे होगा, कौन सा नहीं होगा। उन 40 पैरामीटर्स पे इंडिया की वर्स्ट परफॉर्मेंस रही और अगर हम बात करते हैं तो इसमें टॉप कंट्री जो रही है वो रही है डेनमार्क। डेनमार्क के बाद यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम के बाद रहा है फिनलैंड। टॉप 3 कंट्रीज रही हैं। सबसे टॉप पे रहा है आपका, अगर हम बात करें तो डेनमार्क ने टॉप किया है इस लिस्ट में एनवायरनमेंट प्रोग्राम इंडेक्स के अंतर्गत। दूसरे नंबर पे रहा है यूनाइटेड किंगडम और तीसरे नंबर पे रहा है फिनलैंड। तो पूरी लिस्ट देखेंगे और ये कौन एजेंसी ऑर्गेनाइज कराती है, इस प्रकार के टेस्ट को कंडक्ट कराती है, एल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के विश्लेषण के आधार पे ये डेटा मैं आपके सामने रख पा रहा हूं। 2022 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में एल और कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं का एक विश्लेषण जो दुनिया भर में
एल और कोलंबिया। कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं का एक विश्लेषण जो दुनिया भर में स्थिरता की स्थिति का डेटा संचारित मूल्यांकन देता है। भारत 180 देशों में से अंतिम स्थान पर आया है। ईपीआई द्वारा 180 देशों को रैंक के लिए उपयोग किए जाने वाले 40 प्रदर्शन कारकों में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय, सार्वजनिक स्वास्थ्य और जैव विविधता शामिल है। यानी कि 40 पैरामीटर्स पे डिसाइड किया गया है विच विल कंट्री विल द टॉप। दो यूनिवर्सिटीज ने, शोधकर्ताओं ने ये जो टेस्ट है कंडक्ट किया है, ये सूचकांक दिया है, एल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी। अब आइए आगे बात करते हैं द टॉप कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। टॉप कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड के अंतर्गत डेनमार्क इज द टॉप कंट्री एंड यूनाइटेड किंगडम, देन फिनलैंड। तो ये टॉप 3 आप याद रखेंगे। इंडिया स्कोर द लोवेस्ट इन द सच, इवन दो बांग्लादेश पाकिस्तान से भी इंडिया पीछे रहा है इस परफॉर्मेंस में, तो दिस इज द बैड न्यूज फॉर अस। ठीक है, क्लियर है भाई। इंडिया लोवेस्ट स्कोरर रहा है इसमें, इवन दो हम बांग्लादेश को भी बीट नहीं कर पाए, ना ही पाकिस्तान को बीट कर पाए इसमें। अब बात करते हैं वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, इंटरनेशनल टैक्स रिफॉर्म्स एंड सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स आपके यहाँ पूछी जाती हैं ना। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये आपके सामने है। और अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इंडिया jumped 1 position to the 7th among the top recipients of foreign direct investment (FDI) in the last calendar. Despite FDI inflows, the country declined its last latest word. तो आप कह सकते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में आप कह सकते हैं यूनाइटेड इंडिया जंप एक स्थान की पोजीशन को जंप किया है इंडिया ने, और उसमें इंडिया ने 7वीं रैंक अचीव करी है। दिस इज द गुड न्यूज फॉर एवरीवन। और हमारे लिए ये टोटल स्कॉलर्स रहे, ये कंट्रीज रही हैं, बिलियन में इन्वेस्टमेंट है आपके सामने, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपके सामने स्क्रीन पे। नेक्स्ट, अब अगर फर्दर हम बात करते हैं तो इंडिया की तरफ से तो विराट कोहली के इंस्टाग्राम पे 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बने ही हैं। इट्स अ गुड न्यूज फॉर अस। ओवरऑल अगर आप बात करेंगे तो कह सकते हैं आप द पर्सन गॉट थर्ड प्लेस इंडियन क्रिकेट विराट कोहली हैज क्रॉस्ड द 200 मिलियन followers mark on the social media, the Instagram with the became the first Indian to have 200 million followers Instagram. Kohli is also the third most followed sports person in the Instagram post. मतलब Instagram पे आप कह सकते हैं कि तीसरा पूरी दुनिया में सबसे अधिक फॉलो किया जाने वाला और भारत में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाला स्पोर्ट पर्सन, ठीक है, वो कौन है? विराट कोहली साहब। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने टॉप किया है भाई 451 मिलियन फॉलोअर्स के साथ। और फिर उसके बाद अर्जेंटीना के कैप्टन है कौन है भाई? लियोनेल मेसी साहब हैं। फिर ये है आपके सामने टॉप 10 लिस्ट, यू कैन मैच हियर राइट नाउ। टॉप 10 लिस्ट है आपके सामने, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, किल जेनिफर विद द लियोनेल मेसी हैं, सेलेना गोमेज हैं भाई, अब तो ये सिंगर उंगर हैं। तो ओवरऑल स्पोर्ट पर्सनालिटीज में आप देखेंगे तो विराट कोहली गॉट द थर्ड प्लेस इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स में। नाउ वी आर मूविंग नेक्स्ट वन। इंडिया बांग्लादेश ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रति का 10वां संस्करण प्रारंभ हो चुका है। 9वां संस्करण जो संप्रति का हुआ था वो इंडिया में हुआ था। क्लियर है? याद रखिएगा, ये 10th एडिशन है इस एक्सरसाइज का। तो भारत और बांग्लादेश के संयुक्त संप्रति एक्सरसाइज अभ्यास शुरू हुआ और ये 10वां एडिशन है। 5 जून से कब तक चलेगा? 16 जून तक। 5 जून से कब तक चलेगा? कोई भी कंट्री जब भी मिलिट्री एक्सरसाइज करती है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव और एमिंग ये होता है दोनों देश की सेनाएं आपस में परिचित हों, कोऑपरेशन की भावना बढ़े और एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहें, मदद करें उस क्षेत्र विशेष में। ठीक है, इंडिया बांग्लादेश के साथ हम एक्सरसाइज करते हैं। भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय रक्षा सहयोग 5 जून से 16 जून तक 2022 तक। बांग्लादेश के जसोर, याद रखिएगा पिछला 9वां वाला कहां हुआ था? इंडिया में हुआ था। अब 10वां वाला कहां पे होगा? जसोर सैन्य स्टेशन में होगा। एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पूर्व संप्रति एक्सरसाइज प्रयोजित किया जा रहा है। अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतर को मजबूत करना और प्रत्येक को समझना है। दूसरे सामरिक अभ्यास और संचालन की तकनीक। अब बांग्लादेश की बात हो रही तो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। और बांग्लादेश की ढाका में ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। बिमस्टेक का भी हेडक्वार्टर कहां है? बांग्लादेश के ढाका में ना। बिमस्टेक का हेडक्वार्टर कहां है? बांग्लादेश के ढाका में। अब दूसरी चीज, बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। क्लियर है? बांग्लादेश की पार्लियामेंट का नाम क्या है? जातीय संसद। ठीक है, चल मूव ऑन करते हैं। और बांग्लादेश कब बना? 1971 में। शेख मुजीबुर रहमान का इसमें बहुत बड़ा योगदान था और पहले बांग्लादेश बनने से पहले यह पूर्वी पाकिस्तान का भाग हुआ करता था। क्लियर? डेवेंसी मिशन 2029 में लॉन्च होने वाला है। अब नासा की बात हो रही है तो याद रखिएगा नासा की भी स्थापना कब हुई? 1958 में। अपने यहाँ
डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स में। अब अगर हम बात करते हैं डा विंसी की बात करते हैं तो याद रखिएगा 2029 में। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो सरकमफ्रेंस में जो भी एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड हैं, जो भी उसके स्ट्रक्चरिंग में आसपास हैं वीनस की, तो स्टडी अबाउट द एक्सप्लोरेशन अबाउट द स्पेस रिलेटेड टू द वीनस, दिस इज द स्पेस प्रोग्राम विच वर लॉन्च्ड बाय द नासा इन द ईयर ऑफ 2029, दैट इज द नेम एज द डा विंसी। चलिए अब बात करते हैं, तो जो नासा है, नासा का फुल फॉर्म क्या है? पहली बात, नासा का नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का फुल फॉर्म सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। कहाँ की? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। 2029 का जो ये प्रोग्राम है, ये वीनस से रिलेटेड प्रोग्राम है। इसके सर्कमफ्रेंस में अवेलेबिलिटी ऑफ द गैसेस, अवेलेबिलिटी स्ट्रक्चर, सारी चीज़ों के डिस्कशन के बारे में ये जो है ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। अब आइए बात करते हैं। नासा डा विंसी मिशन नामक एक मिशन शुरू करने को तैयार है। इसका मतलब है कि यह कहीं ना कहीं वीनस, शुक्र के अध्ययन करने के लिए भेजा जाएगा। आप सबको पता है वीनस जो प्लेनेट है, हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम है। और दूसरी चीज याद रखिएगा, वीनस को ट्विंस प्लेनेट कहा जाता है अर्थ का। इसका कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, इसका कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। 2029 में स्पेस में उड़ान भरेगा और ये नोबल गैसेस, रसायन विज्ञान और इमेजिंग मिशन के गहरी वायुमंडल तक की जांच करेगा। ठीक है भाई, चलिए अब आइए आगे बात। अवनी लेखरा ने पैरा वर्ल्ड कप में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ जीता गोल्ड। अवनी लेखरा, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। टोक्यो पैरालंपिक्स चैंपियंस अवनी लेखरा won the gold at the para shooting world cup with a world record score of 250.6 in the women's 10-meter air rifle standing as such in the France on Tuesday। अपना ही रिकॉर्ड पुराना इन्होंने तोड़ दिया है। ठीक है, अवनी लेखरा ने। पीएम मोदी लॉन्चेस न्यू सीरीज ऑफ कॉइन विद द आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी के 75 साल हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर संस्था, हर मिनिस्ट्री आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। इसकी खुशी में नरेंद्र मोदी ने कॉइन्स लॉन्च किए हैं। आपके सामने कॉइन्स की अगर मैं बात करता हूं, RS1 रुपी, 2, 5, 10 और 20 डोमिनेशंस के रुपीस लॉन्च किए गए हैं आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत। ठीक है, चल ये है कॉइन्स, ये है सिक्के, आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे होंगे। आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को। वर्ल्ड ओशन डे यानी कि सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखना, यह हम सबकी मौलिक जिम्मेदारी है। उसी के अंतर्गत वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है। आप सबको पता होगा 5 महासागर हैं और 8 महाद्वीप हैं। जीलैंडिया न्यूली अगर मैं बात करता हूं तो डिस्कवर्ड कंटिनेंट है। अब इन सब की जो 5 महासागर हैं, इनकी रक्षा करना हमारी मौलिक या नैतिक जिम्मेदारी है। वर्ल्ड ओशन डे, ये इकोसिस्टम अगर कहीं से भी हार्मफुल, मतलब किसी भी तरीके से हार्मफुल होता है या किसी तरीके से इसको डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया जाता है, किसी तरीके से न्यूक्लियर टेस्टिंग के थ्रू इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करके, तो वो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए काफी नुकसानदायक होगा। चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज द थीम। सबसे इंपॉर्टेंट बात है व्हाट इज द थीम। रिविटलाइजेशन, कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशंस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये इस बार की थीम थी ओशन, और जो कि कब मनाई गई? हमेशा 8 जून को मनाई जाती है। अब इसका क्या, आपको शुरुआत कैसे हुई? The concept of the World Ocean Day was the first proposed by the UN in 1992। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले वर्ल्ड ओशन डे मनाने की शुरुआत का फार्मूला जो प्रपोज किया गया वो 1992 में द अर्थ समिट इन द रियो दी जेनेरियो, ब्राजील के शहर में रियो दी जेनेरियो में इसका एक सम्मेलन किया गया। फिर उसके बाद ऑन December 5, 2008 द यूएन जनरल असेंबली पास्ड अ रेजोल्यूशन टू डिजिग्नेट दिस डे। ठीक है, क्लियर है बात भाई? चल आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। मारुति सुजुकी इंस्टॉल्ड एशियाज लार्जेस्ट मेगावाट सोलर प्लांट एट द मानेसर। IMT मानेसर हरियाणा में है।
IMT मानेसर की अगर बात करें तो गुड़गांव हरियाणा के अंतर्गत आता है। अब हरियाणा राज्य की बात हो रही तो यहाँ पे सुल्तानपुर पक्षी विहार है। हालांकि उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर है, लेकिन सुल्तानपुर अगर पक्षी विहार पूछे तो हरियाणा में। यहाँ पे बड़गल झील है ना। अरावली सीरीज का विस्तार भी इसमें काफी फैला हुआ है हरियाणा राजस्थान के क्षेत्रों में। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो पानीपत के युद्ध की भी बात जरूर करनी चाहिए ना। दूसरी चीज, अगर हरियाणा की बात करते हैं तो यहाँ का CM हमको पता होना चाहिए, कौन है? मनोहर लाल खट्टर साहब, ठीक है। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करता हूं तो हरियाणा और पंजाब ये तो दो राज्य है ही, लेकिन इनकी ज्वाइंट जो हाई कोर्ट है, इन दोनों राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट। अब हरियाणा और पंजाब दोनों स्टेट्स हैं, लेकिन चंडीगढ़ यूटी है। अब चंडीगढ़ यूटी है तो यहाँ का जो हाई कोर्ट का चीफ जज होगा उसे शपथ कौन दिलाएगा? पंजाब का गवर्नर या हरियाणा का? तो पंजाब का गवर्नर उसको शपथ दिलाता है, क्योंकि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है, लेकिन शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य का राज्यपाल। ठीक है, क्लियर है बात? चल आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। तो मारुति सुजुकी ने एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सौर संयंत्र मानेसर में और मारुति सुजुकी का यहाँ पे प्लांट है। अब मारुति सुजुकी की बात करता हूँ तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अगर बात करी जाए तो नई दिल्ली ना। मारुति सुजुकी का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। फाउंडेशन कब की गई थी इसकी? 1981 गुड़गांव में। ये मारुति सुजुकी आप सब जानते होंगे फोर व्हीलर ऑटोमोबाइल्स की कंपनी। तो इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र को 12 नए कंजर्वेशन रिजर्व्स मिले हैं, मतलब जैव संरक्षित क्षेत्र मिले हैं, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मिली हैं। और ऐसा डिसीजन कब हुआ? जब 18वीं स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग हुई। तो दिस इज द महाराष्ट्र की बात हो रही। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में एक छोटा पार्क भी है जिसे कहते हैं पेंच नेशनल पार्क। कौन सा पार्क बेटा? पेंच नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड फॉर द वाइल्ड लाइफ, Maharashtra State Board for the Wildlife MSBVL has given the approval 12 new conservation, this is the most important, and 2 new wildlife sanctuaries। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब आप सबको पता होना चाहिए कि ये जो 12 आपको महाराष्ट्र वन्य जीव बोर्ड ने 12 नए संरक्षण भंडार दिए हैं और 2 नए अभ्यारण्यों को मंजूरी दी है। इसका मतलब यह है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम को मेंटेन रखना चाहती है। दूसरी चीज, यहाँ पे इकोसिस्टम जो ओशनिक इकोसिस्टम है उसको भी मेंटेन रखना चाहती है, उसके अंतर्गत ऐसी व्यवस्था की गई है। विद द अप्रूवल ऑफ द 12 न्यू कंजर्वेशन रिजर्व एंड 2 न्यू सेंचुरीज इन महाराष्ट्र, द प्रोटेक्टेड एरियाज विल हैव एन एरिया ऑलमोस्ट 1000 स्क्वायर किलोमीटर। कितने एरिया को कवर किया जाएगा? 1000 स्क्वायर किलोमीटर अराउंड। अगर बात करी जाए फॉर द कंजर्वेशन रिजर्व ऑफ 303 स्क्वायर किलोमीटर फॉर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है भाई, अब आप सबको पता होगा कि ये सब कैसे हो रहा है। अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1971, वन्य जीव अभ्यारण्य की अधिनियम भारत का जो है वो कौन सा है? 1972। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे डिस्कस करते हैं। आप सबको पता होगा केंद्रीय रक्षा मंत्री और DAC ने 76,390 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण के खरीद की मंजूरी दी है। ठीक है, इन दोनों ने आपस में ज्वाइंट वेंचर के थ्रू क्या किया है? 76,390 करोड़। अब DAC क्या है? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, डिफेंस रक्षा मसौदा परिषद आप कह सकते हैं, या अधिकरण परिषद कह सकते हैं, चेयर्ड बाय द यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। द प्रोक्योरमेंट ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट। अच्छा, हम इतना इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? जैसे कि अभी आपने देखा कि हमारा देश पूरी दुनिया में एयर पावर इंडेक्स के अंतर्गत पूरी दुनिया का तीसरा सबसे पावरफुल देश है। सबसे टॉप पे है USA, उसके बाद है रसिया, फिर इसके बाद इंडिया, फिर है रिपब्लिक ऑफ चाइना। दूसरी चीज, पूरी दुनिया में 2022 में सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार, सिप्री क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल
पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंतर्गत भारत और सऊदी अरब ने मिलकर के पूरी दुनिया के 11% हथियारों को खरीदा है। कितने प्रतिशत? 11%। यानी कि ओवरऑल इंडिया अपने आप को डिफेंस के क्षेत्र में बहुत ज्यादा मजबूत करना चाहता है। इसी के अंतर्गत अप्रॉक्सीमेटली 76,000 करोड़ की यह डील की गई। कितने करोड़ की बेटा? 76,000 करोड़ की। और इसके अंतर्गत वो करना क्या चाहते हैं? आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के अंतर्गत वो चाहते हैं कि हम मैक्सिमम चीजों को यहां पर बनाएं और अगर जरूरत पड़ती है तो दूसरे देश की कंट्रीज के साथ सपोर्ट के साथ या कोऑपरेशन के साथ बनाएं। और इसका हम लोग करेंगे क्या? क्यों इतना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है? याद रखिएगा, द मीटिंग डिसाइडेड द प्रोक्योर रफ टेरेन फोर्कलिफ्ट ट्रक्स, RTFLTs जिसको बोलते हैं, मतलब हमको जब जरूरत पड़े तो किसी भी पहाड़ी के क्षेत्र में हमारा ट्रक काम करे, दौड़ सके एकदम। ब्रिज लेइंग टैंक्स BLTs, व्हील्ड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स VHFs with the anti-tank guided missiles ATGMs and the weapons locating radars। और नेवी को स्ट्रांग, देखिए राडार और सोनार तो है ये, लेकिन कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज को भी अभी हमें को परचेज करना है जिससे किसी भी विषम परिस्थिति में भी हम अपने आप को सेफ रख सकें और किसी भी दुश्मन देश के राडार को डिटेक्ट कर पाए। यानी कि अगर बात करी जाए, मतलब किसी भी इतना राडार की टेक्नोलॉजी हाईटेक हो कि किसी दूसरे देश की किसी भी इस तरीके के आक्रमण से बचा जा सके, तो अपने रडार की क्वालिटी को और स्ट्रांग बनाना है, सोनार की भी क्वालिटी को स्ट्रांग बनाना है। तो ओवरऑल नेवी और इन सब चीज फॉर द इंडियन नेवी द प्रोक्योरमेंट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स NGC इज अप्रूव्ड विद द 36,000 करोड़। मतलब नेवी और एयरफोर्स को काफी हद तक आर्मी को मजबूत बनाना है, उसके लिए 36,000 करोड़ की डील की गई कॉर्वेट्स के लिए। ठीक है, कॉर्वेट्स के लिए। ब्लूमबर्ग विलियम लिस्ट बिलोर लिस्ट मुकेश अंबानी रिचेस्ट इन द एशिया, ओवरऑल एलन मस्क टॉप इन द लिस्ट वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो ये एशिया में सेकेंड नंबर पे आप कह सकते हैं, रिचेस्ट इन इंडियंस में आप कह सकते हैं, USD बिलियन में ये है। तो मुकेश अंबानी जी टॉप किए हैं और गौतम अडानी, अजीम प्रेम जी थर्ड प्लेस पे हैं, शिव नड्डा साहब फोर्थ, लक्ष्मी मित्तल फिफ्थ। अब ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो ब्लूमबर्ग ग्लोबल लिस्ट में जो टॉप रैंक रही है वर्ल्ड वाइड, एलन मस्क, जेफ बेजोस, बेर्नार्ड अर्नॉल्ट, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, लारी पेज, सर्जी ब्रिन। दीज आर द इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, टॉप 5 पर्सन्स सिक्योर्ड दीज पर्सनालिटीज वर्ल्ड वाइड। बिमस्टेक ने मनाई अपनी 25वीं वर्षगांठ। बिमस्टेक बे ऑफ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द बिमस्टेक? बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशंस, बिमस्टेक। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? बांग्लादेश के ढाका में। वेयर इज द हेडक्वार्टर? बांग्लादेश के ढाका में। बिमस्टेक, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बिमस्टेक? अगर हम बिमस्टेक की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म देख लें आप। अगर हम बोले तो याद रखिएगा, बे ऑफ बंगाल, बिमस्टेक, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल TEC टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। Bay of Bengal multi-sectoral technical and economical cooperations. Where is the headquarter? Dhaka, Bangladesh. Total number of countries are 7. Total number of countries are 7. 5 from South Asia and 2 from Southeast Asia. Five from the South Asia and 2 from the Southeast Asia. Total number countries are 7. Of 2 countries which are from Southeast Asia, these are the Myanmar. These are the Myanmar। और कौन सी कंट्री है साउथ एशिया में भाई? म्यांमार के साथ साथ अगर बात करी जाए तो
म्यांमार के साथ एक कंट्री और है, आइए इनको सबको देखते हैं, सारी चीजों को थाईलैंड। और हाल ही में अगर थाईलैंड की बात करी जाए बेटा, तो थाईलैंड ने गांजे को एशिया में, ऐसा पहला देश है थाईलैंड जिसने गांजे की वैधानिकता या वैधता को मान्यता दे दी है अपनी सरकार के द्वारा। थाईलैंड ने गांजा और भांग दोनों को मान्यता दी गई। बेसिकली एशिया का पहला ऐसा देश जिसने गांजे को वैधानिक मान्यता दी है कि मतलब इसकी खरीद फरोख्त हो सकती है, कोई रोक टोक नहीं होगा इसमें, वैधानिक मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश थाईलैंड। अब व्हाट इज द बिमस्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, ये आपके सामने है यार ना। टोटल कंट्रीज कितनी है? 7। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार, थाईलैंड साउथ ईस्ट कंट्री के देश हैं और साउथ एशिया के बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, ठीक है, और फिर उसके बाद म्यांमार। अच्छा, इसकी शुरुआत में ना इसका नाम बिमस्टेक नहीं था, इसमें शुरुआत में 4 ही देश थे। शुरू में कितने देश थे बेटा? इसमें 4 में, बाद में 2004 में इसमें ऐड ऑन हुआ। अब देखो ये बात यहां पे लिखी हुई है, दिस इज द सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू बीइंग 1907 थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन। इनिशियली इट वाज फॉर्म विद द 4 मेंबर स्टेट्स बिस्टेक, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और इसके साथ थाईलैंड, और इसी का मतलब इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। 1907 में इसको बिमस्टेक कर दिया गया क्योंकि इसमें म्यांमार आ चुका था। म्यांमार को 1997 में जोड़ लिया गया। विद द एडमिशन ऑफ नेपाल एंड भूटान 2004 द नेम ऑफ ग्रुपिंग वाज चेंज्ड, तो इसका नाम हो गया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशंस। क्लियर है ये बात? यहां तक बताओ भैया, कोई दिक्कत, कोई समस्या? ऐसे पढ़ोगे तो पक्का एग्जाम निकलेगा। कोई माइकलाल ऐसा नहीं है कि भैया अगर इसको पढ़ेगा तो भी नहीं निकलेगा। पढ़ने का विजन क्लियर रखिए, एक एक क्वेश्चंस को बढ़िया से पढ़िए और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। विच इंडियन क्रिकेटर अनाउंस द रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल द क्रिकेट ऑफ जून 8th? आपको बता दूं, आप सबको पता होगा, इसमें मिताली राज विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हो इजिली, है ना। नेक्स्ट, व्हेन द वर्ल्ड ओशन डे सेलिब्रेट्स, अगर बात करी जाए तो 8th जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8th जून को। Who has won the gold in 10 meter air rifle standing as such event at the parachuting world? तो मैं बात करूंगा अवनी लेखरा की, इन्होंने जीता है। आगे की बात, विच सुपर कंप्यूटर टॉप द लिस्ट ऑफ पावरफुल सुपर कंप्यूटर रिलीज्ड बाय द जर्मनी रिसेंटली? फ्रंटियर टॉप। सेकेंड टॉप कौन सा है? फुगागू। कहां का है? जापान का। नेक्स्ट, नेम द क्रिकेटर सर्विंग एज अ यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर, तो दिस विल बी द राइट आंसर, सचिन तेंदुलकर साहब। Which is the most represented country in the Asia University ranking? That will be the have the most country time higher education, द के अनुसार जापान, जापान की मोस्ट यूनिवर्सिटीज ने। बैको फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द विच फॉलोइंग ऑफ स्टेट? असम। ठीक है, नेक्स्ट, विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज रैंक्ड एज द टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड इन द QS वर्ल्ड रैंकिंग 2020? ISC बेंगलुरु। नेक्स्ट, which institute has topped in the world QS world ranking 2023? मैसाचुसेट्स। अगर बात करिए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट फॉर द टेक्नोलॉजी। सी, who has been appointed as the ambassador of the season of the culture with marks the 75th anniversary of India independence? AR रहमान। Who is appointed? इंडिया और यूके के बीच में जो कल्चर एम्बेसडर अपॉइंटमेंट किया गया है आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत, AR रहमान साहब को अपॉइंटमेंट किया गया। चल, तो ये रहा करंट अफेयर की क्लास, और इस तरीके से हमने करंट अफेयर की सारी अपडेट्स जो इस वीक की थी उसको कंप्लीट किया। वीडियो देखिए, एक टीचर के लिए बेहतर परफॉर्म करना जितना मैटर करता है उतने ही आपके कमेंट्स शेयर भी मैटर करते हैं। ये आपका करंट अफेयर्स का वीडियो कैसा लगा ईमानदारी के साथ बताइएगा। क्या मेरी मेहनत ये फ्रूटफुल रही आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा और पॉजिटिव नोट्स के साथ कमेंट करिएगा, तभी अगले वीक में फिर से आपकी मुलाकात हो पाएगी और बेहतर कंटेंट, बेहतर एनर्जी के साथ ले आ पाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत,